वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमें तो सके कोई जानबूझकर चूहों को घर में लेकर आता है। आपको ना इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, पता लगाना चाहिए आखिर चूहा घर में आए कैसे। ही सुनते ही वसुंधरा के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और वो जल्दी से बोली, कैसी बातें कर रही हो नीति बेटा, इतनी छोटी सी बात के लिए क्या आप अपना सारा जरूरी काम छोड़कर चूहों के बारे में पता लगाएगा। चूहे तो घर में कहीं भी से भी आ सकते हैं और वैसे भी हमारे बिला के पीछे तो इतना घना जंगल है, वहीं से आ गए होंगे। अब हमने वसुंधरा का हाथ पकड़ा और अपना सहारा देकर सोफे के पास ले आया। बिठाकर उसने उसे देखते हुए कहा, माँ आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देता हूँ, वो थोड़ी देर में आकर आपका चेकअप कर लेंगे। ये बोलकर उसने कहा और उसने वहाँ मौजूद सर्वेंट की तरफ देख कर कहा कि जल्दी से पूरे विला को क्लीन करो, मुझे यहाँ एक भी चूहा नहीं दिखना चाहिए। सर्वेंट उसकी बात सुनकर ओके बेस्ट बोलकर चले गए। उसके जाने के बाद अगले ही पल वसुंधरा तुरंत अकरम से बोली, आओ बेटा तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो, तुम्हें भी ऑफिस जाने के लिए देर हो रही होगी। अब हमने ओके कहा और ब्रेकफास्ट करने चला गया। वहीं नीति अभी भी खड़ी वसुंधरा को देख रही थी। तभी वसुंधरा ने उसकी तरफ देख मुस्कुराते हुए कहा, आओ जाओ बेटा जाकर अब हमको सर्व तो करो, उसे जब ऑफिस जाने में देर हो रही है। नीति ने गहरी नजरों से उसे देखते हुए मन में खुद से कहा, कितनी चालाक है ये मेरी इस मासूम सो चुड़ैलों को मरने के बाद इसका जन्म हुआ होगा। चाहे ये जितनी भी कोशिश कर ले पर मैं इनका असली चेहरा अबरमजीत के सामने ला कर रहूंगी। नीति ने उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसने बेमन उसे अबरम के साथ ब्रेकफास्ट किया और उसके साथ रूम में चली गई। अबरम ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। नीति उसके पास गई और उसने उसका ब्लेजर देते हुए बोली, पापा क्या शाम तक आएंगे। उसके पूछने पर अब्राहम ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मेरी जैकवार से बात हो गई है, कुछ घंटे बाद वो लोग विला में होंगे। अगर मेरी आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं होती तो मैं आज ऑफिस नहीं जाता। ये बोलकर उसने नीति के माथे पर किस कर लिया और वो उसकी बात मुस्कुरा कर रह गई। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अब्राहम ने जिस तरह से 30 की पिटाई की थी उसके बाद से वह अभी तक होश में नहीं आया था। पिछले 2 दिनों से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था और वह अभी तक बेहोश था। उसकी हालत में इम्प्रूव न होने देखकर अरविंद गुस्से में लाल पीला हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह भी अब्राहम की जान अपने हाथों से ले ले। पर वे कुछ कारणों की वजह से उसके हाथ बंधे हुए थे। इस वजह से न चाहते हुए भी शांत बैठा था और नीतीश के होश में आने का इंतजार कर रहा था। रुस्तम उसके पास ही खड़ा था। तभी अरविंद ने उससे कहा, कुछ पता चला उसके बारे में। रुस्तम ने अपनी गर्दन को नाम हिलाते हुए कहा, नो सर, हमारे आदमी उसे ढूंढ रहे पर अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। ये सुनकर अरविंद का गुस्सा और बढ़ गया और उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद करते हुए कहा, पता नहीं वे कहाँ मर गया, कभी दिखता है तो कभी अचानक से गायब हो जाता है, साला एक बार में मर क्यों नहीं जाता। तभी वहाँ डॉक्टर आ गया। वो डॉक्टर अतीश का ट्रीटमेंट कर रहा था। डॉक्टर को देखते ही अरविंद ने जल्दी से उठते हुए कहा, मेरा बेटा कैसा है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, रिलैक्स मिस्टर खन्ना, आपके बेटे को होश आ गया है, आप उनसे मिल सकते हैं। अरविंद ये सुनकर खुश हो गया और अपने बेटे से मिलने चला गया। वहीं इधर विला में नीति अपने रूम से निकलकर जा रही थी। तभी अचानक से उसके पैरों के पास कांच का गिलास आ गया। वो गिलास टूटकर कई टुकड़ों में बिखर गया था। ये देखकर नीति 2 कदम पीछे हट गई। उसे देखो सुंदर ने सरकास्टिकली स्माइल करते हुए कहा, क्या हुआ। नीति डर गई। जैसे ही उसने ये सुना उसने हैरानी से वसुंधरा को देखते हुए कहा, मोम आपने ऐसा क्यों किया, अभी हमें लग सकती थी। इस बात पर वसुंधरा ने अपनी दुख मुस्कान को बरकरार कर रखते हुए कहा, इरादा तो मेरा ये था कि तुम्हें नुकसान पहुंचा सको, पर तुम किस्मत की बहुत धनी हो, जब भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की सोचती हो तुम बच जाती हो। निधि उसकी बात सुनकर हैरान रह गई और वह हैरानी से उसे देखते हुए बोली, मोमी आप क्या कह रही हैं। तभी वसुंधरा ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, ओ कम हो निधि, अब ये नाटक करना बंद करो। मुझे पता है तुम मेरे बारे में सब जान गई हो, तो फिर ये लुका छिपली का खेल क्यों खेलना। आओ अब सामने से खेलते हैं और एक दूसरे पर सामने से वार करते हैं। उसके ये कह रहे निधि के एक्सप्रेशन भी एकदम से चेंज हो गए और वो भी उसकी तरह सरकास्टिकली स्माइल करते हुए बोली, अच्छा है, आपको हमारे बारे में पता चलेगा। हम भी अच्छी बहू का नाटक करते करते बहुत बोर हो गए थे। ये सुनकर वसुंधरा उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, पहले ये बताओ तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला। आज तक अब हमको मेरे बारे में कुछ पता नहीं चला, ना इस घर में रह रहे किसी भी सदस्य को मेरे बारे में पता चला। फिर तू कल क्या आई 2 कौड़ी की लड़की है, तुझे मेरे बारे में कैसा पता चला। हम कितने कौड़ी के हैं ये बात तो अब तक आपको समझ आ गई होगी। बोलते हुए नीति तिरछा मुस्कुराई और अपनी बात को जारी रखते हुए आगे बोली, सासू माँ आपका सच आज तक सबको इसलिए पता नहीं चला क्योंकि आपने अपने झूठे प्यार की पट्टी सबकी आंखों पर बांध रखी है। पर अफसोस आप अपने झूठे प्यार की पट्टी हमारी आंखों पर नहीं बांध पाई। आपको क्या लगा आप हमारी आंखों के सामने रहकर साजिश पर साजिश करती रहेगी और हमें आपके बारे में पता नहीं चलेगा। पर ये शक तो हमें आपका ऊपर उसी दिन हो गया जब आपके हम पर फ्लावर वॉर किया था। हमारे पास आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए हम चुप रहे। ये सुन वसुंधरा उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोली, चुप तो तुम्हें अब भी रहना होगा क्योंकि सबूत तुम्हारे पास अभी भी नहीं है। इस बात पर नीति ने कहा, आप सबको किसने कहा कि हमारे पास सबूत नहीं है। बोलकर धीरे से मुस्कुराई और अपने बालों में उंगलियां घुमाते बोली, सासू माँ आप खुद ही है सबूत। हम कहेंगे तो हम पर कोई भरोसा नहीं करेगा, पर जब आप अपने होठ से अपना गुनाह कबूल करेगी तो ब्रह्म जी को भरोसा करना ही पड़ेगा। ये सुनती ही वसुंधरा खिसियानी बिल्ली की तरह चिल्लाते हुए बोली,
मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, मैं अब्राहम के सामने अपना सच कभी नहीं आने दूँगी। नीतू उसके पास गई और फिर उसके चारों तरफ चक्कर लगाते बोली, सासू माँ, अगले 10 दिनों के अंदर अगर आप खुद उनके सामने अपना गुनाह कबूल करेगी। आपने अब तक जितने भी कांड किए हैं वे सब खुद अपने मुँह से उन्हें बताया कि ये हमारा वादा है, आपसे हार जाओगी तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकती। नीति मैं तुम्हें कभी खुद से जीतने नहीं दूँगी और ये 10 दिनों का टाइम तुम अपने आप को दो, मुझे नहीं, क्योंकि मैं ऐसा कुछ ही नहीं करूँगी। हाँ, पर अगले 10 दिनों के बाद तुम ज़रूर घर से धक्के मारकर निकाल दी जाओगी। उस सुंदर की बात सुन रही थी, उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, सासू माँ, कितना इतना कॉन्फिडेंस होना भी अच्छी बात नहीं, हम ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं। इस पर वसुंधरा अपने होठों पर तंज मुस्कान से जाकर बोली, और तुम मुझे नहीं जानती, जितनी तुम्हारी उम्र है उससे कहीं ज्यादा गुना मेरे के हैं, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बुरी हूँ मैं नहीं थी, तुम मुझसे उलझ कर नुकसान सिर्फ तुम्हारा होगा ये सुन रही थी। हंसते हुए बोली, हम समझ गए सासू माँ, आप भोला के बेल से भी ज्यादा बिगड़े हैं, पर आप चिंता मत करिए, हमें टेढ़ी चीजों को सीधा करना आता है। आपका तो उसका दो टूक जवाब सुनकर वसुंधरा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वे जैसे ही गुस्से में कुछ कहने को हुई तभी कुछ आवाजों ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही नीति और वसुंधरा ने एंट्रेंस की तरफ देखा दोनों हैरान रह गई। अब्राहम कुछ लोगों के साथ अंदर आ रहा था। वो लोग सफेद कपड़ों में थे, उन्हें देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वे एक डॉक्टर की टीम में। अब्राहम को देखती वसुंधरा और नीति दोनों ही नॉर्मल हो गई थी और जबरदस्ती की मुस्कुराहट अपने होठों पर सजाए उसे देख रही थी। तभी अब्राहम ने डॉक्टर की टीम को ऑर्डर देते हुए कहा, आप लोगों के पास आधा घंटा है, जल्दी से रूम पर ये करिए। वो बस लोग आते ही होंगे। डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए ओके बेस्ट कहा और वहां से चले गए। अब्राहम पीछे मुड़ा और वसुंधरा और नीति को देखते हुए बोला, डेढ़ बस आने ही वाले हैं, मुझे जगबार का कॉल आया था, वो लोग एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। ये सुनते ही नीति खुश हो गई तो वहीं वसुंधरा का चेहरा उतर गया था और उसने अपने चेहरे पर अपनी दबी नफरत को आने नहीं दिया और अब्राहम से बोली, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई बेटा, मैं भी तेरे डेट्स के वेलकम की तैयारी करती हूँ। उसकी बात सुनकर अब्राहम मुस्कुरा दिया और नीति से बोला, टर्टल डेट का ख्याल तुम रखोगी। इस बात पर नीति जल्दी से उसके पास आकर एक्साइटेड होकर बोली, क्यों नहीं अब्राहम जी, ये भी कोई कहने वाली बात है, हम पापा का बहुत ख्याल रखेंगे। सुनकर अब्राहम मुस्कुरा दिया। वहीं उसके कहे अनुसार ठीक आधे घंटे बाद जगबार आराम से चौहान को लेकर विला आ गया। डॉक्टर ने तुरंत उनके लिए तैयार किए गए रूम में ले गए जहाँ उनके कुछ नॉर्मल टेस्ट हुए। इसके बाद उन्होंने आराम से किसी को मिलने दिया। सबसे पहले अब्राहम उनसे मिलने गया था। आज वो काफी समय बाद अपने डेड को देख रहा था। जैसे ही उसकी नजर आराम के चेहरे पर गई, एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें थम गई हो। उसके कदम अचानक ही लड़खड़ा गए। तभी नीति ने उसे जल्दी से संभाल लिया था। वो धीमे कदमों से चलकर बेड के पास आया, उनके पास ही बैठ गया। उसने धीरे से अपना हाथ उनके हाथ पर रखा और उन्हें देखते हुए कहा, डैड आई मिस यू, आई मिस यू सो मच। डैड, मैंने आपका बहुत इंतजार किया, पर अब और इंतजार नहीं होता, प्लीज वेकअप डैड, प्लीज वेकअप। डैड से बात करते हुए अगर हम इमोशनल हो गया था। तभी उसने अपने डैड को देखते हुए कहा, आपके लिए मेरा ये इंतजार दिनों में और दिनों हफ्तों में और हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल गए डैड। पर आपने आंखें नहीं खोली, प्लीज आंखें खोले, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आपको बहुत कुछ बताना है। आपको बताना है कि आपके जाने के बाद मैं कैसे रहा, कैसे मैं अंधेरे से डर जाता था, डर कर आपको ढूंढने लगता था, पर आप मुझे नहीं मिले। मैं आपके लिए रोता था डैड, मैं आपके लिए बहुत रोता था, पर आप मुझे आपके साथ रहना है। वेकअप डैड, प्लीज वेकअप डैड। अपने डैड से बात करते हुए अब्राहम की आवाज भारी हो गई थी, उसकी आंखों में नमी भी तैर गई थी। वहीं आज नहीं थी अब्राहम का पहली बार ऐसा रूप देख रही थी। उसने आज से पहले हमेशा से दूसरों पर जुल्म करते उन्हें सजा देती देखा था। उसकी आंखों में किसी भी तरह किसी के लिए आंसू नहीं आए। वो ना वो कभी किसी के लिए इमोशनल हुआ। जिस सिचुएशन में आज वो उसे देख रही थी, उसने आज इन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया था। वो अब्राहम का ये रूप देखकर खुद में ही पहले कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं देखा था। अब्राहम का ये रूप उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। कुछ पल तो वो उसे देखती ही रह गई और उसे देखते हुए खुद से बोली, कहा, ये वही इंसान है जिसे दूसरों को सजा देकर खुशी मिलती थी, उसके पास अपनी ही उलझन में गई थी, पर अंदर ही अंदर उसे खुशी हो रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था अब्राहम जैसा इंसान किसी से इतना प्यार भी कर सकता है, जिस तरह का प्यार भी वह कभी अपनी आंखों से उसके डैड के लिए देख रही थी। उसने अपने लिए वैसा ही प्यार नहीं देखा था। अब्राहम ने अपने डैड से बात करते हुए अपने सिर को नीचे झुका लिया था और बहुत ही टूटा हुआ लग रहा था। उसे इतना टूटा हुआ देखकर नीति ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे कंट्रोल करते हुए कहा, पापा ठीक हो जाएंगे अब्राहम जी, वो अब आपके पास आ गए हैं ना, देखना आप, अब वो जो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब्राहम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फौरन उठकर वहां से चला गया। वहीं उसे अचानक से इस तरह जाते देखकर नीति कन्फ्यूज हो गई और तभी वह आराम से चौहान की तरफ देख जल्दी से बोली, पापा सॉरी पापा, हम आपसे बाद में मिलने आएंगे, पर अभी जाना होगा। ये बोलकर वो रूम में चली गई। उसके जाती वो सुंदर रूम में आई और उसने रूम के अंदर से बंद कर लिया। वो पीछे मुड़ी और बेड पर लेटे अब्राहम को देखकर सरकास्टिकली स्माइल करते हुए बोली, तो इतने सालों बाद आखिर तुम्हारी हिम्मत तुम्हें यहाँ ले आई है आराम, फिर चाहे वजह तुम्हें लाडले होनी थी क्यों ना हो, पर तुम इंडिया आ ही गए। मैंने सालों पहले तुम्हें हमसे दूर कर दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी तुम दोनों एक ही साथ एक ही जगह पर रहो। डॉक्टर के कहे अनुसार अगर तुम अब्राहम के साथ रहते तो तुम्हारे ठीक होने की चांसेस और बढ़ जाती और तुम कुछ ही दिनों, हफ्तों या फिर कुछ ही महीनों में कोमा से बाहर आ जाती। वसुंधरा उसके पास आते हुए आगे बोली, पर मैं नहीं चाहती थी कि तुम कोमा से बाहर आओ, इसलिए अब्राहम की छोड़
छोटे होने का मैंने फ़ायदा उठाया। उसे मुझ पर विश्वास तो बहुत बहुत पहले ही हो गया था, इसलिए उसे मेरी बातों पर आसानी से भरोसा हो गया और मैं उसे जैसा कहती गई वो करता गया। मैंने उस समय तुम्हें अमेरिका लाने के लिए मना लिया और तुम्हारा एक्सीडेंट के 1 हफ्ते बाद ही मैंने तुम्हें अमेरिका शिफ्ट कर दिया। वसुंधरा बोलते हुए आराम के बेड के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। तभी भी अपनी बात वो जारी रखते हुए आगे बोली, अगर तुम यहाँ नहीं आते तो शायद कुछ और दिनों तक जिंदा रहते, पर यहाँ आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वैसे इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, सारा कसूर तो तुम्हारी लाडली बहू का है, तो अब सजा भी उसे ही मिलनी चाहिए। उसने मुझे 10 दिनों का चैलेंज दिया है। 10 दिनों में वो मेरा सच अब्रम के सामने लाएगी और मैं तुम्हारे जरिए कैसे उसे इन 10 दिनों के अंदर इस घर से बाहर निकलवाती हूँ। अब्रम खुद उसे धक्के मारकर यहाँ से निकालेगा। ये कहते हुए वो मुस्कुराई और अपनी मुस्कान को बरकरार रखते हुए आगे बोली, हाँ तुमने सही सुना, तुम्हारा बेटा खुद तुम्हारी बहू को धक्के मारकर घर से बाहर निकालेगा। जानते हो क्योंकि मैं उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दूंगी। मैं उसके ऊपर इल्जाम लगाऊंगी उसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। हालांकि मैं सब मैं करूंगी, पर इल्जाम उस पर लगेगा। तुम्हें यहाँ लाने वाले भी तो वही है, तो अब सजा भी उसे ही मिलेगी। तुम्हारी धड़कनों में मैं रोकूंगी, पर फंसेगी वो। ये बोलो सुंदर जोर जोर से हंसने लगी। फिर बेड के पास पड़े चेयर पर बैठकर वो आराम को देखते हुए बोली, तुम्हारे साथ ये सब करके मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम तो एक अच्छे पति थे, पर तुमसे भी गलती हो गई। तुम्हें अपने दोस्त पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अरे मैं तुम्हारी बीवी थी, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए था, पर नहीं, तुम तो उसकी बातों में आकर मुझसे सवाल जवाब करने लगे। उस दिन जब तुमने पहली बार मुझे मुझसे पार्टी में उस इंसिडेंट के बारे में पूछा, तो उसी दिन मुझे तुम पर शक हो गया। मैं समझ गई भूल से तुम सच का पता लगा लोगे और मुझ तक पहुंच जाओगे, पर मैं ऐसा कैसे होने देती। इतना सब कुछ मैंने पकड़े जाने के लिए थोड़ी ना किया था। जब तक मुझे वह नहीं मिल जाता जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया था, मैं कैसे पकड़ी जाती। इसलिए मुझे तुम्हारा एक्सीडेंट करवाना पड़ा। हाँ आराम, तुमने सही सुना, तुम्हारा एक्सीडेंट मैंने ही करवाया था। तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार मैं। यूं बोलकर वो फिर हंसने लगी। जहाँ एक तरफ वसुंधरा आराम के सामने अपना गुनाह कबूल कर रही थी, तो वहीं अबरम के रूप में नहीं थी। उसके पीछे पीछे रूम में आ गई थी। अबरम उससे अपनी नजर चुरा रहा था, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू भर आया था। उसे वो नहीं चाहता था कि नीति उसके आंसू देखे, इसलिए वो उसकी तेरा पीट करके खड़ा हो गया और अपनी आंखों को साफ करने लगा। ये देखकर नीति ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे अपनी तरफ पलट दिया। वो उसे ध्यान से देख रही थी। अबरम की आंखें लाल हो गई थी। वो अभी भी उसे अपनी नजर चुरा रहा था। ये देखकर नीति ने अचानक ही उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखकर हमने कहा, हम हमसे अपने आंसू क्यों छुपा रहे हैं आप अबरम जी? हम जानते हैं आपको कैसा महसूस हो रहा है। मत रोकिए खुद को, बह जाने दीजिए खुद के। अगर आपने खुद को रोके रखा तो समुद्र में बड़े डेल्टा बन जाएगी। इसलिए कह रहे हैं नदी की धारा बनी और बहने दीजिए खुद को। खुशी, गम, दुख, प्यार जो भी आपके अंदर है उसे बाहर निकालिए। उनका बाहर निकलना जरूरी है। बोलते हुए नीति की आवाज भी भारी हो गई थी। तभी वो अपनी बात को जारी रखते हुए आगे बोली, अगर आज आपने खुद को रोक लिया तो आप अंदर अंदर घुटन महसूस करेंगे और फिर कभी किसी सिचुएशन में किसी के सामने कुछ बोल नहीं पाएंगे। हम आपकी पत्नी है अतराग्नि, हम आपकी। अगर आपने हमारे सामने अपने एहसास को एक्सप्रेस नहीं किया तो हम किसके सामने करेंगे? पत्नी का रिश्ता सिर्फ तन का नहीं मन का भी होता है। उसकी बातें सुनकर और अचानक से बिखर गया और उसे लिपट कर रो पड़ा। उसे इस तरह टूट बिखरते देखकर नीति ने जल्दी से अपनी बाहों में थाम लिया और उसकी पीठ और सिर को सहलाने लगी। उसकी आंखों में भी आंसू आ रहे थे और वो उसके दर्द को महसूस कर रही थी। उसने दर्द का एक सूखा घूंट अपने गले से नीचे उतारा और उससे बोली, हम जानते हैं आप अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं। तभी अबरम ने भी कहा, डर ठीक तो हो जाएंगे ना। मैं उन्हें सालों से इस तरह देख रहा हूँ, पर अब उन्हें ऐसे नहीं देख सकता। मैं उनके साथ जीना चाहता हूँ, उनसे बातें करना चाहता हूँ, उनके साथ समय बिताना चाहता हूँ। मैं अपने डैड से बहुत प्यार करता हूँ। टर्टल उसकी बात सुनकर नीति ने उसे समझाते हुए कहा, हमें पूरा भरोसा है, पापा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। वो अब हमारे साथ रहेंगे तो हम दोनों मिलकर उनका बहुत ख्याल रखेंगे। आप देखना वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। अब अबरम कुछ देर तक उसे ऐसे ही अपनी बाहों में भरे खड़ा रहा और अंदर भरे दर्द को निकालता रहा। जब वो नॉर्मल हुआ तो उसने अलग होकर बोला, टर्टल थैंक यू सो मच, तुमने मुझे इतना अच्छा सजेशन दिया। मैं तो अपने काम और अपने दुश्मनों में इतना उलझ गया था कि कभी मेरा इस ओर ध्यान ही नहीं गया। मैं सोचता था डैड अमेरिका में है तो उनका डॉक्टर अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, पर तुमने मुझे इस बात का एहसास करवाया डॉक्टर से ज्यादा अपनों का साथ हमें जल्दी अच्छा करता है। थैंक यू टर्टल, थैंक यू सो मच। ये पहली बार था जब अबरम किसी को थैंक यू बोल रहा था। नीति को उसकी बातें सुनकर स्पेशल फील हुआ और तभी उसकी बात पर धीरे से मुस्कुरा दी। तभी अचानक से उसे कुछ याद आया और वो अबरम से बोली, हम आपसे कुछ कहे क्या? आप हमारी बात मानेंगे? इस बात पर अबरम ने उसे देखा और अपने होठों पर ना दिखने वाली स्माइल लिए बोला, अगर तुम्हारी बात में पॉइंट है तो जरूर मैं तुम्हारी बात मानूंगा। अब ये सुनकर नीति अपनी गोलियों को आपस में उलझाते हुए मन में बोली, बात पॉइंट पर हम
हमारी बात में तो कोई पॉइंट ही नहीं है। अब क्या करें, हम कैसे कहें उन्हें कि हम बूढ़े अंकल को घर लाना चाहते हैं। नीति खुद से बातें करते हुए कंफ्यूज हो गई थी। तभी उसकी अंतरात्मा ने उससे कहा, इतना क्या सोच रही है बेला, बोल देना तेरा पागल बिल्ला अब तुझे इतना प्यार करता है कि तेरी हर बात मानेगा। हाँ, पर प्यार जताने में थोड़ी कंजूसी करता है। अब ज्यादा मत सोच, शिव जी का नाम ले और बोल दी अपनी अंतरात्मा की बात सुनो। नीति मुंह बनाकर खुद से बोली, तुम कहती हो तो बोल देती हूँ। और फिर उसने ब्रह्म को देखते हुए कहा, हमारी पायधन भैया से बात हुई थी, बूढ़े अंकल को होश आ गया है और 3-4 दिनों में उन्हें डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। उन्हें डिस्चार्ज मिलने के बाद क्या हम उन्हें यहाँ ला सकते हैं? अपनी बात पूरी करनी थी। उसे डरी हुई नजरों से देखने लगी। वहीं अब्रम उसे अपनी काली आंखों से घूर रहा था। तभी उसने नीति पर नजरें गड़ाए हुए कहा, टर्टल, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जहाँ तुम किसी को भी ले आओ। ये बोलकर वे आगे बढ़ गया। नीति छोटे बच्चे की तरह उसके पीछे जाते हुए बोली, एक बार हमारी बात तो सुनिए अब्रम जी, वो बूढ़े अंकल कहाँ जाएंगे? उनका कोई नहीं है। अब्रम ने पलटकर उसे देखा और कहा, तो तुम क्या चाहती हो? मैं उन्हें गोद ले लूं? ये सुनते नीति सपाक रह गई। वहीं अब्रम ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, टर्टल, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हम उन्हें यहाँ नहीं ला सकते। तुम्हें उनकी चिंता है, इसके लिए मैं उन्हें किसी अच्छे से आश्रम में भेज दूंगा। वो वहाँ पर आराम से रहेंगे, पर सब उनका ख्याल बहुत रखेंगे। ये बोलकर जैसे ही मुड़ा कि तभी नीति तपाक से बोले, पर उन्हें घर जैसी फीलिंग तो नहीं आएगा ना? ये सुनकर अब्रम ने अपने दोनों हाथ पेट के जेब में रख लिए और उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा, टर्टल, तुम कहना क्या चाहती हो? नीति उसे देख मुंह बनाकर बोली, यही कि हमें आप उन्हें घर लाने की परमिशन दे दे। आखिर तुम उन्हें घर लाना क्यों चाहती हो? अब्रम के सवाल पर नीति उसे नजर चुराते हुए बोली, हम बस उनका ख्याल रखना चाहते हैं। हमें खुद से नजर और उसे खुद से नजर चुराते देखकर अब्रम ने उसे घूरते हुए कहा, तुम क्यों उनका ख्याल रखना चाहती हो? टर्टल, वो एक बेघर है, उससे उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। फिर तुम्हें उनकी इतनी चिंता क्यों हो रही है? ये सुनकर नीति के चेहरे पर परेशानी के भाव दिखने लगे और वो अपने फिंगर्स को आपस में उलझाते हुए बोली, ये तो हमें अभी नहीं पता, पर वो जब भी हमें मिलते हैं, हम उनसे बात करते हैं तो उनके साथ हमें कुछ अलग सा फील महसूस होता है, जैसे वो हमारे लिए बहुत खास हो। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं होती कितने में ही अब्रम ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, टर्टल, तुम कौन सी दुनिया में रहती हो? तुम एक ऐसे इंसान से इमोशनली कनेक्ट हो गई जो हमारी लाइफ में एक्सिस्ट नहीं करता। क्यों टर्टल, तुम इतनी सॉफ्ट हार्टेड क्यों हो? नीति ने अपना सर झुका लिया और धीरे से बोली, पता नहीं। अब्रम उसे देखता रहेगा। फिर नीति ने अपना सिर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, प्लीज अब्रम जी, हमें यहाँ उन्हें लाने की परमिशन दे दीजिए। इस बार उसने इतने प्यार से कहा कि अब्रम उसे मना नहीं कर पाया और अपना हाथ उठाते हुए कहा, ओके ओके, मैं तुम्हें यहाँ लाने की परमिशन देता हूँ, पर तुम उन्हें यहाँ कब तक रखना चाहोगे? क्योंकि मैं उन्हें यहाँ तो हमेशा नहीं रहने दूंगी, उन्हें यहाँ से एक ना एक दिन जाना होगा। इस सुनकर नीति का मन किया कि वो उसका सिर फोड़ दे। यह ख्याल आते ही उसकी नजर पास ही पड़े फ्लावर पॉट पर गई और उसके अंदर अब्रम का सिर फोड़ने के लिए मचलने लगी। पर तभी उसने अपनी इमोशन पर कंट्रोल किया और बोली, इतना बड़ा घर है आपका, इतने सारे पैसे हैं आपके पास, आप इतना सब लेकर कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे इतना पैसों का? अरे किसी का भला करने से पुण्य मिलता है, पाप नहीं लगता। फिर आप अच्छे काम करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हैं? अब्रम जी, किसी को सजा देनी हो या उसे गोली मारनी हो तो उसके लिए आप बड़ी जल्दी तैयार हो जाते हैं, पर जब बारी किसी की मदद करने की आती है तो आप अपने दोनों हाथ पीछे खींच लेते हैं। अब्रम जी, आप ऐसे क्यों हैं? उसकी बात सुनकर अब्रम ने धीरे से सिर हिलाकर कहा, टर्टल, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम दिल से सोचती हो और दिमाग से और मैं दिमाग से बोल। वो आगे बढ़ गया और कबर्ड के पास जाकर उनमें से कपड़े निकालते हुए उसने कहा, मैं तुम्हें उन्हें यहाँ लाने की परमिशन दे रहा हूँ, पर वो यहाँ तब तक रहेंगे जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। एक बार वो ठीक हो जाए उसके बाद तुम उन्हें जाने से नहीं रोकोगी। अपनी बात खत्म करते ही वो पीछे मुड़ा। तभी नीति उसके पास जाते हुए जैसे ही कुछ बोलने गई तभी उसके कुछ बोलने से पहले अब्रम ने कहा, डोंट वरी, मैंने वापस मंदिर नहीं भेजूंगा, मैं उन्हें एक अच्छे आश्रम में भेज दूंगा जहाँ सब मिलकर उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। नीति का उसकी बात पर मुस्कुराने का मन तो नहीं था, पर फिर भी वो धीरे से मुस्कुरा दी और मन में खुद से बोली, समथिंग बेटर देन नथिंग। बागड़ बिल्ला, कम से कम इस बात के लिए माना तो सही, वरना हमें तो लगा था ये आज हमसे हिमालय पर्वत की चढ़ाई करवा कर ही मानेगी। खुद से बात कर उसने धीरे से सिर हिला और सामने देखा तो ब्रह्म उसकी आंखों के सामने से गायब हो चुका था। उसे वहां न देखकर नीति अपनी खोजती नजरों से इधर उधर देखते हुए बोली, बागड़ बिल्ला अभी तो यही था, फिर अलादीन के जिन की तरह कहाँ गायब हो गया? तभी वॉशरूम से सावर लेने की आवाज आई। आवाज सुनकर वो धीरे से मुस्कुराई और रूम में से जाते हुए बोली, जब तक ये सावर लेकर आते हैं हम पापा से मिलकर आ जाएंगे। ये बोलकर नीति रूम से चली गई। वहीं उधर वो सुंदर आराम के सामने बैठी उसे अपने दीद के गुस्से सुना रही थी। ये बात वे अच्छे से जानती थी, आराम सुन नहीं सकता, इसलिए वे बेफिक्र होकर उसके सामने अपने कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोल रही थी। तभी दरवाजे से बाहर आ रही कुछ आहट सुनकर वो एकदम से चुप हो गई। उसकी नजर एकटक दरवाजे को ही घूर रही थी। नीति मुस्कुराती हुई अंदर आई। जैसे ही उसका आई कांटेक्ट वसुंधरा से हुआ उसके होठ पर बिखरी स्माइल और भी गहरी हो गई और वहीं वसुंधरा उसे मुस्कुराते देखकर बुरी तरह चिढ़ गई। वो उसे देखते हुए अपनी जगह पर खड़ी
हुई और दोनों ही एक दूसरे को देखते हुए चलकर एक दूसरे के सामने जाकर खड़े हो गई। नीति ने उसे एटीट्यूड दिखाती हुए अपने दोनों हाथों को सीने पर बांध लिया और उस पर हंसते बोली, सासू माँ, क्या ससुर जी को देखकर आप खुश नहीं है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो सुना है आप ससुर जी से बहुत प्यार करती हैं। आपकी सांसें तो उनकी सांसों से जुड़ी है। मैंने बहुत सुना है आपके बारे में। अब हम जैसे आप ससुर जी और उनसे बहुत प्यार करती हैं, इतना कि उनके लिए आप अपनी जान भी दे सकती हैं। ये बोलते हुए वे वसुंधरा की चारों तरफ चक्कर लगा रही थी और फिर उसके सामने आकर अपनी आंखों को बढ़ा करके बोली, पर आपके चेहरे का ये उड़ा हुआ रंग देखकर हमें ऐसा क्यों लग रहा है आप खुश नहीं बल्कि खुश होने का दिखावा कर रही है। ये सुनते ही वसुंधरा का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो गया और तभी अचानक से बीच में ही जोर से बोली, बंद करो अपनी ये नौटंकी। तुम जैसी लड़कियां नौटंकी करने के अलावा और कर ही क्या सकती है? कैसी बातें कर रही है सासू माँ? हमारी जैसी लड़कियां बहुत कुछ कर सकती है, जैसे बुरे लोगों के साथ बुरा कर सकती है, हम दो मुंह सांप वाले लोगों का सर कुचल सकती है और जैसे को तैसा जवाब दे सकती है। ये सारे काम हम कर सकते हैं। और रही बात हमारी नौटंकी, तो हम नौटंकी पर आपके सुपुत्र अब्रम जी लट्टू है, उन्हें हमारी नौटंकी बहुत पसंद है। कहते हुए नीति के होठों पर शरारत भरी मुस्कान थी। वो अपनी बातों से वसुंधरा को जला रही थी और जानबूझकर उससे ये सब कह रही थी ताकि वसुंधरा गुस्से में आकर कोई गलती करो और वे गलती का फायदा उठा सके। पर वसुंधरा भी कुछ कम नहीं थी। उसने तुरंत नीति की बातों का जवाब देते हुए कहा, बहुत जल्दी तेरी इस नौटंकी का बोझ मैं अब्रम के सिर से उतार दूंगी। तुझे क्या लगता है अब्रम ने तुझसे शादी कर ली तो तू यहाँ की महारानी बन गई? अरे मैं तुझे चुटकियों में यहाँ से बाहर फेंक पा सकती हूँ और उसकी जिंदगी में तेरी जैसी हजारों लड़कियों को ला सकती हूँ। उस बात पर निधि ने उसे नजर मिलाते हुए कहा, शौक से सासू माँ, अगर आप ऐसा कर सकती है तो जरूर करिए, पर एक बात याद रखना, हमारे प्यार का रंग बहुत गहरा है। आप हजार क्या लाखों लड़कियां ले आइए, पर उनकी जिंदगी में हमारी जगह कोई और नहीं ले सकते। निधि का दो टुक जवाब देना इस बार भी वसुंधरा के तन बदन में आग लगा गया था। उससे अब और एक पल वहां रुका नहीं गया और वो गुस्से से घूरती हुई दंदनाती वहां से चली गई। वहीं निधि उसे परेशान करके मुस्कुरा रही थी। उसने गहरी सांस ली और अब्रम के पास आ गई। फिर उसके पास बैठते हुए उसने कहा, वेलकम पापा, आपके घर में आपका स्वागत है। हमें नहीं पता हमारे आने से पहले आपके साथ क्या हुआ, पर हम आपसे वादा करते हैं हमारे रहते आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता। हम आपके साथ हैं, हम आपका बहुत ख्याल रखेंगे और देखना अब आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। निधि आराम से ऐसी बातें कर रही थी जैसे वो उसकी बातें सुन रहा है। तभी वो अपनी बात को जारी रखते हुए आगे बोली, पापा हम तो पूरी कोशिश करेंगे, पर आपको भी कोशिश करनी होगी। वो कहते हैं ना, अगर दो लोग मिलकर कोशिश करते हैं तो किसी भी काम में सफल हो जाते हैं। आपको भी जल्दी ठीक होना होगा पापा। ये कहते उसने आराम का एक हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसे देखने लगी। तभी उसे कुछ महसूस हुआ और उसने चौंक कर ने अपने हाथ में पकड़े आरम के हाथ को देखा। उसके एक हाथ की उंगली हिल रही थी। ये देखकर नीति की आंखें खुशी से चमकने लगी और वो उन्हें देख मुस्कुराते हुए जल्दी से बोली, पापा क्या आप हमें सुन सकते हैं? उसके ये कहते ही अब्रम ने फिर से अपनी उंगली को हिलाया तो नीति की खुशी और बढ़ गई। तभी वो उसके पास से उठते हुए बोली, पापा हम अभी उन्हें लेकर आते हैं। जब उन्हें पता चलेगा आप रिकवर हो रहे हैं तो वे बहुत खुश हो जाएंगे। ये बोलकर नीति वहां से चली गई। वो जल्दी से अपने रूम में गई तो देखा अब्रम मिरर के सामने खड़ा तैयार हो रहा था और ब्लूटूथ पर कनेक्ट अपने असिस्टेंट हर्षद से बात कर रहा था। तभी नीति ने उसके पास जाते हुए तेज आवाज में कहा, अब्रम जी हमारे साथ चलिए, हमें आपको कुछ दिखाना है। अब्रम ने गर्दन घुमाकर उसे देखा और उसे देखते हुए कॉल पर बोला, हर्षद मेरी मीटिंग फिक्स करो, मैं तुमसे थोड़ी देर में कनेक्ट करता हूँ। ये बोलकर उसने ब्लूटूथ का बटन प्रेस कर दिया और नीति से कहा, टर्टल क्या हुआ, तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो? नीति ने उसके सवालों को इग्नोर किया और उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हुए बोली, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, अगर आप उन्हें देखेंगे तो आप भी एक्साइटेड हो जाएंगे, बस आप हमारे साथ चलिए। वो उसे लेकर आराम के रूम में आ गई और उनके पास जाकर उससे बोली, पापा हम उन्हें ले आए हैं, अब्रम जी यहीं पर खड़े हैं, वो आपको देख रहे हैं, आप आराम से बात कर। उसने अब्रम के पास जाकर उसे आराम के हाथ की तरफ देखने का इशारा किया। अब्रम ने जब उसका हाथ देखा तो वो अपनी एक उंगली हिला रही थी। ये देखकर वो भी खुश हो गया और खुशी से उसकी आंखें चमकने लगी। वो जल्दी से अपने डैड के पास गया। फिर खुशी और हैरानी की मिली-जुली भावना के साथ कहा, डैड आपने मूवमेंट कि डेढ़ आप रिकवर हो रही है बोलते हुए बहुत खुश लग रहा था। खुशी से उसकी आंखें नम हो गई थी। वहीं जब दरवाजे के बाहर खड़ी वसुंधरा ने यह बात सुनी तो हक्का बक्का रह गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह हैरानी से आराम की हिलती जुलती उंगली को देखकर मन में ही खुद से बोली, ये तो अपनी उंगली हिला रहे हैं, कहीं ऐसा तो उंगली हिला रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने जो कुछ भी इनसे कहा वे सब इन्होंने सुन लिया, कहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊँ। ये होश में आते ही अब्रम को सारा सच बता देगी और फिर मुझे यहाँ से धक्के मारकर निकाल देगा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बरसों का सपना अधूरा नहीं रह सकता। वसुंधरा घबरा रही थी। घबराहट और डर दोनों उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहे थे। वो एक और पल यहाँ नहीं रुकी, वो जल्दी से अपने रूम में आ गई। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और मिस्टीरियस मैन को कॉल कर दिया। कॉल रिसीव हुआ थी वो कॉल पर उससे बोली, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने आराम से हमारे अतीत की बातें की, उसे मैंने अपना सारा सच बता दिया। वो बोलते हुए घबरा रही थी। वहीं जैसे मिस्टीरियस मैन ने उसकी घबराहट भरी आवाज सुनी उसने कहा, ये क्या कह रही हो तुम मसू डार्लिंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम उसे हमारा सच कैसे बता सकती हो? वसुंधरा वहां से आवाज में बोली, उससे गलती हो गई, अब मैं क्या करूँ? इस पर मिस्टीरियस मैन ने कहा,
कहा, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल लो। अगर किसी को तुम पर शक हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और आराम से चौहान की चिंता मत करो, वो अभी कोमा में है, उसने कुछ नहीं सुना होगा, सो रिलैक्स। वो सुंदर डरते हुए बोली, वो अपनी उंगली बुला रहा है, मुझे डर लग रहा है कहीं उसने हमारी बात सुन ली होगी तो वो कोमा से बाहर आ रही है, अब हमको सारा सच बता देंगे। वे स्टेट्स में उसे इतना घबराते देखकर समझाते का, वो रिलैक्स, वो अभी कोमा में है, जब कोमा से बाहर आएगा तब की तब देखेंगे। फिलहाल तुम हमारे प्लान पर फोकस करो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं रहा। अबरम के बर्थडे से पहले ही हमें अपना प्लान एग्जीक्यूट करना है और उसके बर्थडे पर उसे एक अच्छा सरप्राइज देना है। वसुंधरा ने गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया और कॉल पर बोली, ये सब तो ठीक है, पर कहीं इस बीच आराम को होश आ गया, तब हम क्या करेंगे? सुन, मिस्टर स्मिथ ने उसे सलाह देते हुए कहा, तुम तो उसके वापस आने से परेशान थी, तो अब उसे खत्म कर दो। इस बात पर वसुंधरा ने कहा, पर मैंने तो कुछ और सोचा था। मिस्ट्रियस मैच ने उसकी बात काटकर उसे समझाते हुए कहा, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, नहीं तो सबके किराए पर पानी फिर जाएगा। वसुंधरा ने उसकी बात सुनी और ओके कहकर कॉल कट कर दिया और उसके खुद को नॉर्मल किया और टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाकर एक ही साथ में पूरा गिलास खाली कर दिया। वो गुस्से में फ्लोर को घूरते हुए बोली, बात तो सही कही है, उन्होंने जान लेने की कोशिश करना और जान लेना दोनों में थोड़ा सा तो फर्क है। क्यों ना उसे मार दिया जाए और उसका इलाज नीति और इसका इल्जाम नीति पर लगा दिया जाए, इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ये सोचकर वसुंधरा के होठ पर शैतानी मुस्कुराहट तैर गई। अब तुम अपने पापा के इम्प्रूवमेंट से खुश था, वही नीति भी खुश थी। उसने अगले कुछ दिनों तक आरम का बहुत ख्याल रखा और इस बीच वसुंधरा ने भी कुछ नहीं किया। वो बस एक अच्छा सा मौका तलाश रही थी आरम को मारने के लिए। इसी कोशिश में 4 दिन बीत गए। इस बूढ़े आदमी को आज डिस्चार्ज मिल गया था और पायथन नीति के गहरे पुर से लेकर विला आ रहा था। नीति पहले से ही उसके वेलकम लिए तैयार खड़ी थी। जैसे ही पायथन उस बूढ़े आदमी को लेकर कार से बाहर आया, नीति जल्दी से उनके पास जाकर बोली, बाबा आप आ गए, आप ठीक तो है ना? उस बूढ़े आदमी ने नीति को देखते हुए धीरे से दिला दिया। उस बूढ़े आदमी के लिए कि उस बूढ़े आदमी के सिर पर हाथ पर सब जगह पट्टी बंधी हुई थी। ये देखकर पता चल रहा था कि उस दिन उन्हें कितनी चोटें आई थी। नीति उन्हें लेकर अंदर गई और हाल में पड़े सोफे पर बिठाकर उन्हें पानी का गिलास देते हुए बोली, बाबा पानी पी लीजिए। जिस तरह से नीति उस बूढ़े आदमी को ट्रीट कर रही थी उसे बड़ा अजीब लग रहा था। और तभी बूढ़े आदमी ने नीति के हाथ से पानी का गिलास लेते हुए कहा, तुम कौन हो बेटा और मुझे यहाँ क्यों लाई हो? ये सुनकर नीति के एक हाथ से अपना सिर खुजाते हुए धीरे से मुस्कुराकर, बाबा यह हमारा घर है और अब से आप यहीं रहेंगे जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। हम आपको अपने साथ ही रखेंगे। फिर झिझकते हुए उसने खुद से कहा, बाबा पहले आप हम आपसे जितनी बार भी मिले हैं आपने हमसे ऐसे बात की है जैसे आप बहुत पहले से जानते हो, पर आज आप ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं जैसे हमें पहचान तक न रहे? ये क्या हो रहा है? हम जो सोचते हैं उनका उल्टा ही क्यों हो जाता है? ये सोचकर उसने अपना सिर झटक दिया और बूढ़े आदमी को देख मुस्कुराते बोली, बाबा आइए हमारे साथ चलिए, हम आपको आपका कमरा दिखा देते हैं। वो बूढ़ा आदमी को लेकर वहां से चली गई। पायथन ने उसे जाते देखकर कहा, किविन तो सच में किविन है। आज के जमाने में जहाँ लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, किविन सबके बारे में सोचती है, सबकी परवाह करती है, क्योंकि किविन बहुत अच्छी है इसलिए वो सब कितनी परवाह करती है। पायथन ने जैसे ये सुना उसने तुरंत पलट कर देखा, सामने टाइगर खड़ा था और उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। टाइगर उसे देखते हुए उसके पास आया और बोला, तू 4 दिन से इसी पर काम पर लगा था। पायथन ने सिलाया और कहा, हाँ पर आप कहाँ थे? टाइगर ने कहा, सर्च ऑपरेशन कर रहा था। सर्च ऑपरेशन? कैसे सर्च ऑपरेशन? पायथन ने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा। तो टाइगर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके साथ चलते हुए कहा, पायथन मुझे एक बात बता, अगर कोई जानबूझकर खो जाए तो उसे कैसे ढूंढा जाए? पायथन उसकी बात सुनकर एक हाथ से अपने सिर को खुजाने लगा और कुछ सोचने के बाद कहा, सॉरी सर, आपकी बातें मेरे सर के ऊपर से चली गई, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुझे कुछ समझ आएगा भी नहीं साले। ये कहते हुए जैगुआर जोर जोर से हंसने लगा। पायथन और टाइगर दोनों ने उसकी तरफ देखा तो वो उनके पास ही आ रहा था। जैसे ही वो उनके सामने आकर खड़ा हुआ, पायथन ने उसे घूरते हुए कहा, तू नहीं सुधर सकता ना, सुधर जा, नहीं तो मैं तुझे सुधार दूंगा। इस पर जैगुआर ने उसे टोंट मारते हुए कहा, तू पहले उसे सुधार जो बकरी की तरह अपना मुंह चलाती रहती है। उसके मुंह से अपनी बहन के बारे में ऐसी बात सुनकर पायथन को गुस्सा आ गया और वो तेजी से आगे बढ़कर उसे धमकी देते हुए बोला, जैगुआर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अगर तूने उसके बारे में कुछ कहा तो मैं क्यों मारेगा मुझे, मार के दिखा। ये बोल फिर से बेशर्मों की तरह हंसने लगा। वहीं उसे इस तरह हंसते देखकर पायथन का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो चला गया और वो जैसे ही उसे मारने को हुआ तभी उसका फोन रिंग होने लगा। उसने अपना फोन निकाल कर देखा तो डिस्प्ले पर चारों नाम फ्लैश हो रहा था। तभी जैगुआर ने उसे फोन को घूरते देखकर हंसते हुए कहा, कॉल उसी बकरी ने किया है ना? जैसे उसने ये कहा, पायथन फिर से उसे मारने के लिए उस पर लपका, पर अचानक से टाइगर बीच में आ गया और दोनों को एक दूसरे से दूर करते हुए उसने पायथन से कहा, तू जाकर उससे बात कर, मैं इसे समझाता हूँ। पायथन ने जैगुआर को घूर कर देखते हुए कहा, समझा दो सर, नहीं तो मैं इसे अच्छे से समझा दूंगा। ये सुनते ही जैगुआर ने उसे हाथ के से इशारा करते हुए कहा, अब इतना बड़ा आया मुझे समझाने वाला। टाइगर ने गुस्से में दोनों को घूर कर देखा तो वो दोनों ही शांत हो गए और पायथन को रिसीव करते हुए वहां से चला गया। इधर टाइगर ने जैगुआर से कहा, तू क्यों उसे परेशान करता रहता है और तू बकरी किसे कह रहा था? चारू को। जैगुआर ने उसे समंजस में देखते हुए कहा, तू चारू को जानता है? वे कौन है? टाइगर ने उसकी बात पर सिर हिलाया और बोला, साले तू भूल गया क्या? चारू पायथन की सिस्टर है। जब तू आया था तब एक छोटी सी लड़की हमारे
साथ ही खेलती थी। वही तो है चारू। ये सुनते ही जयवान ने मुंह बनाकर कहा, वो चूहिया तो जो सारा टाइम हमारे पीछे पीछे घूमती थी और नाक में उंगली डाले रहती थी। उसके बाद पर टाइगर को हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, साले ये बात तो तूने मेरे सामने कह दी, पर जब चारू वापस आएगी तो उसके सामने मत कहना, वरना वो तेरा सिर फोड़ देगी। ये सुनते ही जयवार बीच में बोल पड़ा, टांगे तो मैं तोड़ूंगा उसकी। पता है कितना परेशान किया उसने मुझे, एक बार वो वापस तो आ जाए। वैसे वो अचानक से चली कहाँ गई थी? उसके पूछने पर टाइगर ने कहा, दरअसल पीटर ने ही उसे हर स्टडीज के लिए फॉरेन कंट्री भेज दिया था और जब भी वो वापस आई तो नहीं था, तो किसी न किसी असाइनमेंट की वजह से बाहर ही रहता था, इसलिए तेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। पर अब जल्दी ही वापस आने वाली है, इसलिए तुझे कह रहा हूँ संभल कर रहना। बहुत गुस्से वाली है वो, बहुत गुस्से वाली हो गई है। अपनी बात पूरी कर टाइगर वहां से चला गया। जयगवार ने उसकी बात पर सिर हिलाते हुए कहा, आई बड़े नखरे वाली, उसके सारे नखरे तो मैं निकालूंगा। एक बार वो यहाँ आ तो जाए। कॉल पर उस दिन कितना सुनाया था उसने मुझे, उसके तो मैं सारे दांत तोड़ दूंगा। बोलते हुए उसे कुछ याद आया और उसने आगे कहा, जब छोटी तो छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती थी, अब कैसे पहनती होगी ये बोल। वे एक उंगली से अपना सर खुजाने लगा और जाते हुए कहा, ये तो उसे देख कर ही पता चलेगा। मिस चारू, एक बार तुम यहाँ तो आओ, तुम्हारा वेलकम करने के लिए जयगवार अर्थात तुम्हारा पुराना दुश्मन तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वहीं उधर हॉस्पिटल में अतीश अब काफी हद तक ठीक हो गया था, पर डॉक्टर ने उसे अभी भी कुछ टाइम के लिए हॉस्पिटल में रहने के लिए कहा था। वो अपने रूम में बेड पर लीन होकर बैठा था और उसका डैड अरविंद खन्ना उसके सामने ही चेयर पर बैठा था। अतीश ने अपने डैड की तरफ देखा और कहा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही डैड, आपने मुझसे झूठ बोलने के लिए क्यों कहा? आपने क्यों कहा कि मैं अब्रम के सामने इस बात को एक्सेप्ट करूं कि शांति अपार्टमेंट में बॉम्ब ब्लास्ट मैंने नहीं किया था, जबकि वो बॉम्ब ब्लास्ट मैंने नहीं किया था। उसके बाद पर अरविंद ने कहा, बेटा कुछ बात होगा, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता, थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें जल्दी ही सब पता चलेगा। अतीश ने अपने डैड को गहरी नजरों से देखते हुए कहा, आपको पता है सिर्फ उसकी वजह से अब्रम ने मुझे कितना मारा। अगर मैं वो झूठ नहीं बोलता तो वो मुझे मारता ही नहीं। उसकी जिद देखकर अरविंद ने उसे सहला समझाते हुए कहा, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, तुम्हें इंतजार करना होगा, बहुत जल्द सच तुम्हारे सामने होगा। अपने डैड को गुस्सा करते देख अतीश शांत होगा और मन में ही खुद से कहा, कुछ तो ऐसा है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं डैड, पर ऐसा क्या हो सकता है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ विला में आज विला में कोई नहीं था। अब्रम टाइगर और जगवार के साथ मीटिंग के लिए गया हुआ था। पायथन भी किसी जरूरी काम से बाहर था। विला में नहीं थी वसुंधरा और बूढ़े आदमी के साथ कुछ सर्वेंट थे। वसुंधरा जिस मौके की तलाश कर रही थी वो मौका उसे आज मिल गया था। वो सब पर नजर रखे हुए थे कि ताकि वो बिना किसी की नजरों में आए आराम के रूम में जा सके। जब उसे हॉल से रूम तक के रास्ते में कोई नहीं दिखा तो वह शैतानी मुस्कुराहट अपने होठों पर सजाए आराम के रूम की तरफ जाने लगी। तभी उसकी नजर वहां से गुजर रही एक सर्वेंट पर गई और उसने सर्वेंट को रोकते हुए कहा, यह खाना तुम किसके लिए लेकर जा रही हो? वसुंधरा की नजर प्लेट में रखे खाने पर थी और वे उसे घूर रही थी। सर्वेंट ने सिर झुका लिया और कहा, यह खाना किविन के गेस्ट के लिए है। टाइगर पाइथन और जगवार की तरह विला के सभी सर्वेंट नीति को भी किविन कहने लगे थे। वहीं वसुंधरा ने उसकी बात सुनकर कहा, गेस्ट क्या नीति के घर से कोई आया है? सर्वेंट ने कहा, मैम वो एक मिडिल एज के आदमी है, शायद वो उनके पापा है। ये सुनकर वसुंधरा ने सर्वेंट को जाने का इशारा किया और खुद से बोली, ये लड़की कितनी चालाक है, अभी अपने रिश्तेदारों को भी बुलाने लगी है। उसने मुंह घुमाया और चली गई। तकरीबन 5 मिनट बाद जब वो आराम के रूम से निकली तो उसके होठों पर शैतानी हंसी थी और वो हमेशा की तरह कोई पुराना गाना गुनगुना रही थी। इधर रूम में नहीं थी। उस बूढ़े आदमी को खाना खिलाकर बोली, बाबा हम थोड़ी देर में आते हैं, तब तक आप आराम कीजिए। ये बोलकर वो रूम से चली गई। वो जैसे ही आराम के रूम में पहुंची हैरानी से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो जोर से चिल्लाई, पापा! आराम के पेड़ पर चूहे थे और वे उसके ऑक्सीजन पाइप को कुतर रहे थे। ये देखने नहीं थी। जल्दी से उसके पास गई और चूहों को उनसे दूर करने लगी। तभी एक चूहे ने उसके हाथ पर काट लिया और उसकी उंगली से खून बहने लगा। नीति अपनी चोट की परवाह किए बिना ही जोर चिल्लाई, नर्स नर्स! जैसे ही एक नर्स अंदर आई नीति उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोली, आप कहाँ चली गई थी? आपको पापा के साथ रहना था, फिर आप उन्हें अकेला छोड़कर कहाँ गायब हो गई थी? नर्स डरते हुए जल्दी से बोली, सॉरी मैम, मैं बस थोड़ी देर के लिए वॉशरूम गई थी। नीति ने उसे नजर हटा कर आराम को देखते हुए जल्दी से कहा, पापा को देखो, सांस नहीं ले रह पा रहे। नर्स उसकी बात सुनकर जल्दी से आराम के पास गई और उसके ऑक्सीजन मास्क के पाइप को चेंज करने लगी। आराम की कंडीशन को स्टेबल करके उसने एक बार फिर नीति के सामने सर झुकाकर उससे माफी मांगी। तो उसने कहा, हमसे माफी मांगने से अच्छा है आप अपना काम ईमानदारी से करें। आपको नहीं पता आपने क्या गलती की है, अगर उन्हें इसकी भनक भी लगी तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नर्स ने सिर झुकाए हुए कहा, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ऑक्सीजन पाइप खराब कैसे हो गया? नीति ने कहा, जब हम यहाँ आए तो देखा कुछ चूहे ऑक्सीजन पाइप को कुतर रहे थे। उसकी बात सुनकर नर्स ने चौंक कर उसकी तरफ देखते हुए तेज आवाज में कहा,
चूहा बट मैम यहाँ चूहा कैसे आ सकते हैं? सर की हेल्थ के लिए हाइजीन बहुत जरूरी और हमें इस रूम को हाइजीन रखना है, पर चूहे यहाँ कैसे आ गए? नीति इस बात को भली भांति जानती थी कि यहाँ चूहे क्यों और कैसे आ गए, पर वो सारी बातें नर्स को नहीं बताना चाहती थी, इसलिए उसने बात को बदलते हुए कहा, तुम बस अपना काम करो और पापा का ख्याल रखो, तुम्हारे रहते हुए उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। नर्स ने उसकी बात पर सिर हिलाते हुए ओके मैम कहा और नीति उसकी बात सुनकर वहां से चली गई। वो सीधा वसुंधरा के रूम में आ गई। वसुंधरा आराम से बेड पर लेटी सो रही थी। नीति उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और उसे घूरते हुए बोली, सोने का नाटक बंद करिए, हम जानते हैं ये सब आपने ही किया है। उसकी आवाज़ सुनकर वसुंधरा उबासी लेते हुए अपनी आंखों को खोलकर उसे देखकर बोली, क्या किया है मैंने? ये तुम क्या कह रही हो नैना? नीति ने कहा, हम जानते हैं पापा के रूम में चूहे आप नहीं छोड़े हैं। वसुंधरा उठकर बैठ गई और उसे अलसाई नजर से देखते हुए बोली, चूहे तो अबरम ने विला से बाहर फेंकवा दिए थे, फिर वो वापस कैसे आ गए? नीति गुस्से में बोली, यही जानने तो हम आए हैं। वसुंधरा ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वैसे वो ठीक तो है ना? उसका इतना ठंडा रिएक्शन देकर नीति का शक यकीन में बदल रहा था और तभी वो वसुंधरा को उंगली दिखाती हुई बोली, इस बार हम आपको छोड़ेंगे नहीं। नहीं, हम आज ही अबरम जी को आपके बारे में बताएंगे। आपने जानबूझकर पापा के रूम में चूहे छोड़े हैं, आप उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी ना, पर हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। अजाओ शौक से बताओ, तुम्हें क्या लगता है वे तुम्हारी बात पर भरोसा करेगा? जैसे पिछली बार चूहे खुद ही विला में घुस आए थे, वैसे ही इस बार भी घुस आए होंगे। मेरी इस बात पर अबरम को आसानी से भरोसा हो जाएगा। नीति उसे हैरानी से देखती रह गई। आखिर आप चाहते क्या हैं? उसके पूछने पर वसुंधरा ने उसे नजरें मिलाते हुए कहा, तुम ये घर छोड़कर चली जाओ। नीति ने उसे गुस्से में देखते हुए अपने सिर को ना हिलाकर कहा, कभी नहीं, हम यहाँ से अब तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि हम अबरम जी के सामने आपका सच नहीं ला देते। आपका असली चेहरा दिखाकर हम आपकी झूठी ममता के साय से उन्हें आजाद करवा कर ही रहेंगे। और हमें घर छोड़कर क्यों जाए? ये घर हमारा है, जाएंगी तो आप ये घर छोड़कर। उसके बाद तो वसुंधरा तिरछा मुस्कुराई और अपने सीने पर हाथ बांधकर बोली, कहीं ऐसा ना हो ये सब करते करते तुम ही इस दुनिया से आजाद हो जाओ। इस बार नीति ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा और उसे घूरते हुए वहां से जाने लगी। तभी वसुंधरा ने उसे रोकते हुए कहा, अबरम को ये सब बताने से पहले अपने बारे में सोच लेना। तुमने उससे क्या कहा था? तुम उसके डेट का बहुत ध्यान रखोगी, उन्हें कुछ नहीं होने दोगी, हर पल उनके साथ रहोगी। जब उसे पता चलेगा तुम्हारे घर में रहते उसके डेट के रूम में चूहे घुस गए और उसके डेट को हार्म करने की कोशिश करने लगे थे, तो तुम कहाँ थे? तुम क्या जवाब दोगी? उसके इस सवाल को बोलते हुए वसुंधरा उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और शैतानी हंसी हंसते हुए उसे देखने लगी। वहीं नीति ने उसके बात पर सोचते हुए खुद से कहा, अगर अबरम जिम को इस बारे में बताया तो वो इसका गलत मतलब निकालेंगे। उन्हें लगेगा पापा की वजह से हम पापा पर ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। कहीं कहीं ये सोचकर वे बाबा को घर से ना निकाल दे। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अबरम जी को ये बात नहीं बता सकते। नीति अभी किसी नतीजे पर पहुंचती कि उससे पहले वसुंधरा ने कहा, इतना क्या सोच रही हो तुम अबरम को कुछ नहीं बता सकती। अगर बताओगी तो खुद ही प्रॉब्लम में पड़ जाओगी। उसकी बातों को नीति ने उसे गुस्से में देखा और वो दांत पीस कर बोली, आप सच में एक औरत के नाम पर गाली है? यह बोलकर वो वहां से चली गई। वहीं वसुंधरा ने उसे जाते हुए देखकर सरकास्टिक स्माइल करते हुए खुद से कहा, तेरी कमजोर नस मुझे मिल गई है। नीति अब देखने कैसे तेरी कमजोर नस को दबाकर तुझे तड़पाती हूँ। तू अपने बाबा को उस घर में जाने नहीं देगी। अब मैं तेरी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर तुझ पर वार करूंगी और तू हर बार मुझसे हारेगी। वसुंधरा ने अपने रूम के डोर को अच्छे से बंद किया और कबर्ड के पास आ गई। उसने कबर्ड को खोला और उसमें रखी एक फाइल को निकाल कर उसे देखते हुए बोली, बस एक बार अबरम इस पर साइन कर दे, उसके बाद एक बार फिर अतीत खुद को दोहराएगा और जो सालों पहले हुआ था मैं फिर से करूंगी। फर्क इतना होगा कि पिछली बार इल्जाम सुरेश चौधरी पर लगा था और इस बार नीति पर लगेगा। ये बोलकर वो साथ ही मुस्कुराहट अपने होठों पर लिए फाइल को खोलकर देखने लगी थी। उधर नीति अपने रूम में बैठी सोच रही थी। तभी उसके रूम के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा और टाइगर को देखकर उसने उसे अंदर आने का इशारा किया। टाइगर मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। नीति ने जब उसे इतना खुश देखा तो उससे बोली, क्या हुआ भैया, आज आप बहुत खुश लग रहे हो। क्या सोना का पता चल गया? वो कहाँ है? सोना का नाम सुनते ही टाइगर की हंसी गायब हो गई। ये देखकर नीति ने जल्दी से कहा, क्या अभी तक उसका पता नहीं चला? टाइगर ने नाम ही चला दिया और कहा कि मैं यहाँ किसी और काम से आया था। उसे बात बदलते देखकर नीति ने भी उसे सोना के बारे में कुछ नहीं पूछा और उसे आगे बोलने का इशारा किया। टाइगर ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि 2 दिन बाद बीस्ट का बर्थडे है, 2 दिन बाद वे 26 साल के हो जाएंगे। मैं सोच रहा था उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि नीति ने उसे बीच में रोकते हुए खुशी और हैरानी के मिले-जुले भाव से कहा, क्या बागड़ बिल्ले का जन्मदिन आ रहा है? थैंक यू सो मच टाइगर भैया, हमको ये बता दिया, वरना हमें तो पता ही नहीं था उनका जन्मदिन कब आता है। उन्हें तो हमारे बारे में सब पता है, एक हम ही है जो उनके बारे में कुछ नहीं जानते। थैंक यू सो मच टाइगर भैया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।